भारत के सबसे बड़े और सबसे अधिक आबादी वाले राज्य की कहानी किसी आम राज्य की कहानी बिल्कुल नहीं है। सच कहूं तो यह एक मिनी महाद्वीप की परतों को खोलने जैसा है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ही विशाल मेगा स्टेट के भूगोल, उसके इतिहास और वहां के लोगों की एक बेहद दिलचस्प और व्यवस्थित यात्रा पर निकलने वाले हैं। मकसद सिर्फ एक है, यह समझना कि आखिर यह महाशक्तिशाली क्षेत्र काम कैसे करता है। इस राज्य का आकार ही अपने आप में अचंभित करने वाला है। जरा इस पर गौर कीजिए। 75 अलग अलग जिले जो कुल मिलाकर 2,40,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा के इलाके में फैले हुए हैं। मतलब ये कोई साधारण भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। इसका विस्तार और पैमाना बिल्कुल एक अलग ही स्तर का है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज के हमारे इस सफर में 5 अहम पड़ाव होंगे। पहला, पहचान और भौगोलिक सीमाएं। दूसरा, नदियां, झीलें और बांध। तीसरा, इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम। चौथा, संस्कृति, कला और विरासत। और अंत में जनसांख्यिकी और आधुनिक विकास। हमारी पहली कड़ी है पहचान और भौगोलिक सीमाएं। किसी भी इतने विशाल क्षेत्र की पहचान रातों रात तो बनती नहीं है। ये राज्य भी अलग अलग प्रशासनों के अधीन लगातार बदलता और विकसित होता रहा। 1836 के उत्तर पश्चिम प्रांत से शुरू होकर कई नामों के सफर से गुजरते हुए 1937 में इसने संयुक्त प्रांत का रूप लिया और आखिरकार 24 जनवरी 1950 को इस क्षेत्र को वो आधुनिक पहचान मिली जिसे आज पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश के नाम से जानती है। इस क्षेत्र की पर्यावरणीय पहचान भी बहुत अनोखी है। बारासिंगा और पलाश गंगा के मैदानी इलाकों की मूल प्रकृति को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाते हैं। ये सिर्फ कुछ प्रतीक नहीं है, बल्कि उस बेहद समृद्ध इकोसिस्टम का हिस्सा हैं जो यहाँ सदियों से पनप रहा है। इस राज्य का राजनीतिक विस्तार वाकई दिलचस्प है। इसकी सीमाएं 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से तो मिलती ही हैं, साथ ही ये नेपाल के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट है। सोनभद्र नाम का एक अकेला जिला एक साथ 4 अलग अलग राज्यों की सीमाओं को छूता है ना कमाल की बात? ये अपने आप में भूगोल का एक बहुत ही दुर्लभ उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पड़ाव की तरफ, नदियां, झीलें और बांध। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। इतने विशाल राज्य की खेती और यहाँ के जनजीवन को आखिर वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ऐसी क्या चीज है जो इस पूरे क्षेत्र की धड़कन बनी हुई है? जवाब है यहाँ बहने वाली नदियां। गंगा और यमुना के नेतृत्व में नदियों का ये जटिल जाल ही इस पूरे मैदानी इलाके की असली लाइफलाइन है। इन्हीं धमनियों से वो नमी और पोषण आता है जिसने इस जमीन को सदियों से इतना उपजाऊ और समृद्ध बनाए रखा है। सीधे शब्दों में कहें तो ये नदियां ही इस राज्य की समृद्धि का असली केंद्र हैं। और यहीं हमें मानवीय बुद्धिमत्ता और इंजीनियरिंग का बेजोड़ कमाल दिखाई देता है। इन विशाल और बेगाम नदियों की अपार ऊर्जा को सिर्फ यूं ही बहने नहीं दिया गया, बल्कि उसे सिंचाई और बिजली के लिए बहुत ही कुशलता से कंट्रोल किया गया। रेहन नदी पर बना 91 मीटर ऊंचा गोविंद बल्लभ पंत सागर हो या फिर बेतवा नदी के माता टीला और राजघाट बांध और जिरगो नदी का जिरगो जलाशय, ये सभी इस बात का पक्का सबूत है कि कैसे पानी को साध कर करोड़ों लोगों के लिए जीवन और विकास के रास्ते खोले गए। अब रुक करते हैं तीसरे हिस्से का, इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम। अगर हम प्राचीन काल की ओर लौटें तो ये बात सच में हैरान करती है कि शुरुआती भारतीय सभ्यता इस क्षेत्र में कितनी गहराई तक बसी हुई थी। प्राचीन काल के 16 महाजनपदों में से 8 तो केवल वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमाओं के भीतर ही स्थित थे। काशी, वत्स और कौशल जैसे ताकतवर राज्य इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि यह भूमि हमेशा से सत्ता और सभ्यता का एक बहुत बड़ा केंद्र रही है। और जब बात आज़ादी की आई तो 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम की आग इसी राज्य में अलग अलग मोर्चों पर सबसे तेजी से फैली। चाहे वो लखनऊ में बेगम हजरत महल का नेतृत्व हो, कानपुर में नाना साहेब हो, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का अदम्य साहस हो या फिर बरेली में खान बहादुर खान का कड़ा संघर्ष, इन सभी ने मिलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक ऐसा व्यापक और शक्तिशाली विद्रोह खड़ा कर दिया जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। हमारा चौथा पड़ाव है संस्कृति, कला और विरासत।
इतने विशाल और गहरे इतिहास ने इस क्षेत्र को एक अभूतपूर्व कल्चरल मेल्टिंग पॉट यानी एक भव्य सांस्कृतिक संगम बना दिया है। जरा सोचिए, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में कथक जैसे शानदार शास्त्रीय नृत्य का जन्म होता है, रामलीला और रासलीला जैसी लोक कलाएं आज भी जीवंत हैं, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुंभ मेले जैसे विशाल धार्मिक आयोजन होते हैं, और उसी जमीन पर सारनाथ जैसे बौद्ध धर्म के प्राचीन केंद्र भी पूरी शांति के साथ मौजूद हैं। ये सब एक ही जगह। इस राज्य की ये विविधता इसके शहरों के मशहूर और दिलचस्प उपनामों में और भी निखरकर सामने आती है। जैसे प्रयागराज अपनी संगम नगरी की पहचान के लिए जाना जाता है, तो ऐतिहासिक जौनपुर सिराजे हिंद कहलाता है। वहीं मुरादाबाद अपनी चमक के साथ पीतल नगरी के रूप में मशहूर है, जबकि रामपुर की एक अलग ही धारदार पहचान है, चाकुओं का शहर। ये नाम सिर्फ कोई उपनाम नहीं है, बल्कि हर शहर की अपनी एक अलग और जीती जागती कहानी है। और अब आते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, जनसांख्यिकी और आधुनिक विकास। इस नंबर पे जरा गौर फरमाइएगा। 19 करोड़ 98 लाख से भी ज्यादा। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी लगभग 20 करोड़ दर्ज की गई थी। अब इस आंकड़े को थोड़ा और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश एक स्वतंत्र देश होता ना, तो वो आबादी के मामले में ब्राजील को भी पीछे छोड़ते हुए पूरी दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता। जनसांख्यिकी का यह पैमाना अपने आप में बिल्कुल अकल्पनीय है। लेकिन इतने बड़े आंकड़ों के भीतर भी एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट मौजूद है। एक तरफ प्रयागराज है, जहां सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, और दूसरी तरफ महोबा है, जहां ये संख्या सबसे कम है। जनसंख्या के घनत्व में ये भारी अंतर एकदम साफ कर देता है कि आखिर क्यों इस राज्य को चलाने के लिए एक बेहद जटिल और लोकल लेवल की शासन व्यवस्था की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर जिले की अपनी अलग जरूरतें हैं और अपनी बिल्कुल अलग चुनौतियां भी। जनसांख्यिकी की यही असमानता शिक्षा के आंकड़ों में और भी गहराई से झलकती है। गौतम बुद्ध नगर में जहां राज्य की सबसे अधिक साक्षरता दर है, वहीं श्रावस्ती में यह सबसे कम है। यह इस बात का सीधा प्रमाण है कि एक ही राज्य की सीमाओं के भीतर बिल्कुल अलग-अलग सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताएं एक साथ मौजूद हैं, और यही आज के विकास की इस यात्रा में संतुलन बनाने की सबसे बड़ी चुनौती है। इन सबको देखने के बाद ये अहम सवाल उठना बिल्कुल लाजिमी है, इतनी गहरी ऐतिहासिक जड़ों और दुनिया के कई देशों से भी ज्यादा बड़ी आबादी वाला ये मेगा स्टेट आने वाले कल को किस तरह आकार देगा? एक बात तो तय है, इस विशाल राज्य में होने वाली हर हलचल, हर सामाजिक और आर्थिक बदलाव का असर सिर्फ देश तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि ये वैश्विक स्तर पर भी महसूस किया जाएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।